हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमन शर्मास एकेडमी। तो कंटिन्यू करते हैं अपनी अभ्यास सीरीज जिसमें हम करते हैं आपकी डेली एमसीक्यूज फॉर योर यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। तो यहाँ पे आपको दे रखी है स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है कि इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। सेकंड यहाँ पे कहती है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया। एंड थर्ड यहाँ पे कहती है आपकी इट इज कंपोज्ड ऑफ a chairperson and 6 members appointed by the president of India। पूछिए है यहाँ पे आपसे करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन यहाँ पे दे रखी है आपको 1 and 2 only, 2 only, 1 and 3 only, and D is 1, 2 and 3 only। Now try to answer it। So here the answer is option B, 2 only। देखिए जो फर्स्ट दे रखी है ना इट्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, तो ये है आपकी गलत। बिकॉज जो आपकी सीसीआई है ये है आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। यानी कि इसको पास किया था बाय मेकिंग अ लॉ इन पार्लियामेंट, ठीक है। इट इज नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये है आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, सेकंड है आपकी ये भी करंट है आपके यहाँ पे कि ये की रिस्पांसिबिलिटी है इसकी फॉर इन्फोर्सिंग द कंपटीशन एक्ट 2002 थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। अब ये आपका एक्ट पास हुआ था जिसके अंडर बनी थी आपकी ये बॉडी सीसीआई, ठीक है ना। तो ये आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड यहाँ पे कह रही है कि इट इज कंपोज्ड ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 6 members। यहां तक ये सही है, लेकिन but they are not appointed by president of India, they are appointed by the government of India। क्लियर इतना। तो ये है आपकी इनकरेक्ट, फर्स्ट भी आल्सो इनकरेक्ट। सो आंसर क्या होगा ऑप्शन बी 2 ओनली। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये है रिगार्डिंग फ्यूडिव इकोनॉमिक ऑफेंडर। क्वेश्चन में पूछ रहा है द फ्यूडिव इकोनॉमिक ऑफेंडर इज डिफाइंड एज इंडिविजुअल हु, फर्स्ट यहाँ पे दे रखी है स्टेटमेंट आपको, हु हैज कमिटेड ऑफेंसेस इन्वॉल्विंग एन अमाउंट ऑफ 10 करोड़ रुपीस और मोर। और सेकंड यहाँ पे कह रहे हैं हैज रन अवे फ्रॉम इंडिया टू अवॉइड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपको 1 only, 2 only, both 1 and 2, and D neither 1 nor 2। Now try to answer it। So here the answer is option B, 2 only। अब देखिए फर्स्ट में यहाँ पे गलत क्या है, जो अमाउंट देखिए ना आपको 10 करोड़, ये नहीं है, ये है आपकी अमाउंट ऑफ 100 करोड़। तो अगर किसी इंसान ने एक इकोनॉमिकली फ्रॉड किया है मिनिमम अमाउंट कितने का 100 करोड़ का, तो उसको हम मानते हैं एज अ फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर, ठीक है ना। इसके बहुत सारे एग्जांपल है, विजय माल्या, नीरव मोदी, अमूल चौकसी, ये सारे क्या हैं, इन्होंने बैंक से लोन लिया, उसको फिर पे नहीं किया, एमपी बन गए आपके वो। जरा बताइए कि एमपी क्या होते हैं डिटेल में आपके कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आपके एमपी बन गए और फिर क्या हुआ, ये लोग भाग गए इंडिया से बाहर, ठीक है ना। अभी गवर्नमेंट काम करे कि इनको वापस लाने का टू इंडिया, ठीक है। सो आंसर आपका ओनली 2 ओनली। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे दे रखी है आपको स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी काला नमक राइस। ओके, फर्स्ट यहाँ पे कहते हैं दिस वैरायटी हैज बीन इन कल्टीवेशन सिंस द बुद्धिस्ट पीरियड नियर अबाउट 600 BC। सेकंड यहाँ पे कहती है इट इज क्वाइट पॉपुलर इन हिमालयन तराई ऑफ नेपाल एंड ईस्टर्न उत्तर प्रदेश ऑफ इंडिया एंड इज आल्सो नोन एज द सेंटेड ब्लैक पर्ल ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके, पूछे हैं आपसे कौन सी है आपकी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन दे रखे हैं आपको 1 only, 2 only, both 1 and 2, and D neither 1 nor 2। Now try to answer it। So here the answer is option C, both 1 and 2। देखिए अभी न्यूज में था आपका काला नमक राइस के बारे में। एक तो आपने याद रखना है कि इसको क्या मिला हुआ है आपका जीआई टैग, यानी कि आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो जैसे आपको मिलता है लाइक दार्जिलिंग टी, ओके, पंजाबी पटियाला जूती, काइंड ऑफ बनारसी साड़ी। तो जब भी किसी आइटम के आगे, किसी प्रोडक्ट के आगे लगता है ज्योग्राफिकल एरिया का नाम, तो उसको हम कहते हैं आपका जीआई टैग। वैसे ही ये मिला हुआ है आपके काला नमक राइस को फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए ये बात बिल्कुल सही है कि ये राइस बहुत ही पुराना है, इसको हम ग्रो कर रहे हैं, इसको हार्वेस्टिंग कर रहे हैं फ्रॉम द टाइम ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, ठीक है, नियर अबाउट 600 BC से। ओके, सेकंड जब बात करेंगे कि हाँ बिल्कुल ये आपको कहाँ पे मिलता है, इन द एरिया ऑफ नेपाल एंड यूपी, एंड ऑल्सो इसे कहा जाता है सेंटेड ब्लैक पर्ल ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब देखिए मैं सिर्फ और बात बताऊं, तो जो आपका काला नमक राइस है इनमें काफी सी खुशबू अच्छी होती है, ये आपका सेंटेड है, सुगंध काफी अच्छी होती है इसके अंदर, एंड ऑल्सो ये आपका होता है काफी
हाई न्यूट्रिएंट्स। ओके, तो काफी अच्छा है हमारी हेल्थ के लिए। प्लस इसमें आपका होता है 11% प्रोटीन, विच इज डबल देन योर नॉर्मल राइस। ठीक है, तो काफी अच्छे इसकी हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं इसको खाने के। तो अभी न्यूज में था इसलिए हमने बनाया ऐसा एमसीक्यू। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। ये है रिगार्डिंग मिशन काकड़िया। पूछते हैं यहाँ पे, मिशन काकड़िया इन तेलंगाना इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास। तो ये मिशन है आपका इन तेलंगाना, ये किससे रिगार्डिंग है? ऑप्शन दे रखे हैं आपको, अबॉलिशन ऑफ चाइल्ड लेबर, बी इज मिटिगेटिंग पोल्यूशन, सी इज एम्प्लॉयमेंट एंड डी इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ ट्राई टू आंसर इट। So here the answer is option D, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए फर्स्ट आपने याद रखना है, मिशन काकड़िया स्टेट कौन सी आएगी आपकी? तेलंगाना। ठीक है ना? इसका अल्टीमेटली एम क्या है? कुछ ऐसे टैंक्स बनाना जहां पे क्या हो सके आपका रेन वाटर की हो सके स्टोरेज। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर हम लोग ना जितना भी रेन वाटर आएगा उसको हम स्टोर करने के लिए प्रोग्राम चला रहे हैं अपना ये। ठीक है, अब ये नाम ये काकड़िया क्या है? ये हमारी हिस्ट्री में रूलर्स थे काकड़िया, जिन्होंने एरिया है वारंगल, जो अब आता है अंडर तेलंगाना, उसको रूल किया था। ठीक है, तो काकटिया एम्पायर में ये एम्पायर बड़ा फेमस था फॉर यूजिंग रेन वाटर। क्लियर? नाउ देखते हैं आशा क्वेश्चन नंबर 5। इट इज रिगार्डिंग चिलाई कलाम। तो क्वेश्चन पूछ रहा है चिलाई कलाम इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन दे रखे हैं आपको, राइस सोइंग सीजन, बी इज हार्शेस्ट विंटर स्पेल ऑफ कश्मीर, सी इज morning month of Shia community, and D is none of the above. Now try to answer it. So here the answer is option B, harshest winter spell of Kashmir. देखिए चिलाई कलाम क्या होता है, एक आपका टाइम पीरियड होता है ऑफ 40 डेज, जहां पे क्या होता है हार्शेस्ट क्लाइमेट होता है, सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है आपकी कश्मीर वैली में। टाइम पीरियड कितना है इसका? 40 डेज का। नॉर्मली आपका स्टार्ट कब होता है? फ्रॉम 21 दिसंबर टू 29 जनवरी। ठीक है ना? तो आपने देखा होगा उस टाइम पे आपकी डल लेक जम जाती है, टेम्परेचर का माइनस में आ जाता है। तो ये होता है हार्शेस्ट क्लाइमेट इन कश्मीर वैली, जिसे नाम दिया गया आपका चिलाई कलाम। ठीक है, अब देखिए इसके बाद एक आपका और आता है, उसे कहते हैं चिलाई खुर्द। चिलाई खुर्द, और एक आपका आता है चिलाई बच्चा। देखिए फर्स्ट क्या आ रहा है आपका? चिलाई कलाम, टाइम पीरियड कितना है उसका? 40 डेज का। उसके बाद क्या आ रहा है आपका? चिलाई खुर्द, ये होता है फॉर 20 डेज। और उसके बाद आपका आता है चिलाई बचा, ये होता है 10 डेज के लिए। ठीक है ना? अब ये सारे आ रहे हैं एक दूसरे के बाद, तो आपको आज तक टाइम पीरियड की फर्स्ट कौन सा सेकंड कौन सा आता है। ठीक है ना? और चिलाई खुर्द है उसको हम कहते हैं आपका स्मॉल कोल्ड, एंड चिलाई बच्चे को हम कहते हैं आपका बेबी कोल्ड। यानी कि सर्दियां आपकी हो रही हैं टाइम्स आर कम इन कश्मीर वैली। ठीक है, तो ये आपके तीन वर्ड, चिलाई कलाम, चिलाई खुर्द एंड चिलाई बच्चा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इट इज रिगार्डिंग मिशन सागर। क्वेश्चन यहाँ पे कहता है मिशन सागर इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शन यहाँ पे आपके पास, विड्रॉल ऑफ अफ्स्पा, बी इज इंडियन असिस्टेंस टू इंडियन ओशन नेशंस, सी इज किलिंग ऑफ इंसिडेंट्स इन J&K, and D is all woman naval fleet. Now try to answer it. So here the answer is option B, Indian assistance to Indian ocean nation. देखिए ये जो आपका प्रोग्राम है मिशन सागर, ये इंडिया ने स्टार्ट किया था जैसे ही आपका शुरू होता है कोविड पेंडेमिक, यानी कि आपके मार्च 2020 में। ओके, इसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिलीफ पैकेज दे रही है, जितने भी गुड्स की रिलीज हो गई, आपका राशन हो गया, वो पहुंचा रही है आपके इंडियन ओशन नेशंस में। ठीक है ना? ताकि ना आपको पता होगा जैसे कोविड की वजह से जो ग्लोबल सप्लाई थी वो सारी सारी टूट चुकी थी, तो इंडिया ने इनको रिलीफ दिया है इन नेशंस को। और अब तक इस मिशन के अंडर इंडिया जो है 15 नेशंस को रिलीफ दे चुका है। ओके, तो ये है आपका असिस्टेंस टू इंडियन ओशन नेशन। ओके, नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओके, इट इज रिगार्डिंग ट्राइफेड। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है which of the following is not true। अगेन आपसे पूछा गया है not true about the ट्राइफेड, यानी आपकी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो कौन सी स्टेटमेंट से सही नहीं है रिगार्डिंग ट्राइफेड? पहले यहाँ पे दे रखी है आपको, इट इज अ
स्टैट्यूटरी बॉडी। बी यहाँ पे कहता है इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। सी ऑप्शन यहाँ पे आपको कहता है इट वर्क्स फॉर द सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल ऑफ द कंट्री। एंड ऑप्शन डी इज इट हैज बीन रजिस्टर्ड एज अ नेशनल लेवल cooperative body by the government of country. Okay, now try to answer it. See, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका ये, यहाँ पे इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। देखिए ट्राइफेड बॉडी क्यों बनी है? फॉर दी बेटरमेंट एंड अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, उनकी एजुकेशन, उनके सोशली उनको हेल्प करने के लिए हमने बॉडी बनाई है ट्राइफेड। अब ये जो आती है, ये आती है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। यहाँ पे दे रखी है कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स जो कि आपकी गलत स्टेटमेंट है, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे सही है कि हाँ इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। ओके, इसका काम क्या है? सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबल पीपल, एंड ऑल्सो ये कैसी है? रजिस्टर्ड एज अ नेशनल लेवल कोऑपरेटिव बॉडी। ओके, नाउ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पूछ रहे हैं ये लोग The Central Reserve Police Force comes under which of the following? ठीक है, तो आपकी सीआरपीएफ है, ये आती है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर? ऑप्शन यहाँ के आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड डी नन ऑफ द अबव। नाउ ट्राई टू आंसर इट। सो हियर द आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए आपको यहाँ पे ना पता चाहिए डिफरेंस क्या होता है। देखिए एक तो आपकी आती है आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, इन्हें हम कहते हैं हमारे डिफेंस फोर्सेस। ये तीनों आपकी आती है अंडर दी डिफेंस मिनिस्ट्री, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर। ओके, बट ऑन द अदर हैंड जितनी भी हमारी होती है सेंट्रल फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, जैसे कि आपकी सीआरपीएफ, ओके, आपकी सीआईएसएफ, बीएसएफ, आपका एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल, एंड और आपकी आईटीबीपी। तो ये जितनी भी फोर्सेस है ना आपकी, ये आपकी डिफेंस मिनिस्ट्री अंडर नहीं आती हैं, ये आपकी आती है अंडर दी होम मिनिस्ट्री। क्लियर है यहाँ पे? अगेन अब फर्क काफी आ जाता है। आपकी पेंशंस होती है डिफेंस फोर्सेस में, तो कितनी मिलती है? सिर्फ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी को। बट जो आपके सोल्जर्स हैं इन सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, इनको पेंशन नहीं मिलती आफ्टर रिटायरमेंट। ओके, तो ये है बेसिक डिफरेंस इनके बीच में। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 9, इट इज रिगार्डिंग ऑलिव रिडली। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑलिव रिडली। फर्स्ट यहाँ पे देखिए जो स्टेटमेंट वो है इट इज द स्मॉलेस्ट सी टर्टल, एंड सेकंड यहाँ पे कह रहा है द ऑलिव रिडली इज मोस्टली कार्निवोरस। पूछी क्या है आपसे, कौन सी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट? ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे आपको 1 only, 2 only, both 1 and 2, and D neither 1 nor 2. Now try to answer it. Again, answer is option C, both 1 and 2. दोनों ही कैसी हैं आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे। अब देखिए जो पे ऑलरेडी है ये क्या है? टर्टल की स्पीशीज है हमारे पास। ओके, अब ये क्या है? स्मॉलेस्ट प्लस मोस्ट अबंडेंट, यानी इनका नंबर जो है वो बहुत ज्यादा है। तो ये छोटे हैं साइज से सबसे ज्यादा, एंड दे आर मोस्ट अबंडेंट टर्टल स्पीशीज इन द वर्ल्ड। नाम क्या है इनका? ऑलिव रिडली टर्टल। सेकंड दे रखी है कि ये कैसे आपके मोस्टली क्या होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, यानी कि ये आपके खाते हैं मांस वगैरह। ठीक है, नाउ अगर हम इनकी और बात करें तो जो ऑलिव टर्टल है इनकी एक बड़ी फेमस होती है जिसे हम कहते हैं अरीबाड़ा। ठीक है, अरीबाड़ा क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ, इनका एक हम कहते हैं यूनिक मास नेस्टिंग। ओके, जब बहुत सारे ऑलिव रिडली एक ही जगह पर अपने अंडे देते हैं तो उसको हम कहते हैं अरीबाड़ा, यानी ये ना यूनिक मास नेस्टिंग होता है आपकी ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। आपने याद रखना ये वर्ड अरीबाड़ा के बारे में। ओके, अब देखिए इंडिया में ये आपको ज्यादातर मिलते हैं आपके ओडिशा कोस्ट में। ओडिशा में एक आपका आता है गहीर माथा मरीन सेंचुरी। ओके, गहीर माथा मरीन सेंचुरी। ठीक है, ये हमको कहाँ मिलती है? इन ओडिशा। तो यहाँ पे हमको काफी मिलते हैं आपके ऑलिव रिडली
टर्टल्स. ओके, एंड ऑल्सो अगर मैं इनकी बात करूं रिगार्डिंग देयर आयुसियन स्टेटस, तो ये है इनका वनरेबल. ठीक है, तो अपने याद रखना है, दे आर दी स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट सी टर्टल, दे आर कार्निवोरस. इनका जो मास नेस्टिंग तरीका है उसको क्या बोलते हैं हम, अरीबाड़ा. क्या है इनका आयुसियन स्टेटस, वनरेबल. एंड ऑल्सो इंडिया में कहा मिलते हैं ये मोस्टली आपको, इन गरी माता मरीन सेंचुरी, कहां पे मिलेगी आपको, उड़ीसा में. ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये लोग आपको ऐसा नहीं सिर्फ इंडियन ओशन मिलेंगे, इंडियन ओशन, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, हर जगह मिलते हैं आपको. बस ये क्या होता है, वार्म वाटर. ठीक है, ये आपके कोल्ड वाटर सर्वाइव नहीं कर पाते. नाउ देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10 आज का. ये है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ G7. ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ 7 जो एक ग्रुप है कंट्रीज का, इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है. क्या है यहाँ पर ऑप्शन, यूएसए, यूके, रशिया एंड जापान. नाउ व्हाट्स द क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर इट. So here the answer is option C, रशिया. देखिए रशिया पहले से पार्ट था, पहले ग्रुप था आपका G8. ठीक है ना, उसमें क्या था, रशिया भी इसका एक पार्ट था. लेकिन जैसे ही 2014 में रशिया करता है एनेक्स किसको, क्रीमिया को. क्रीमिया पार्ट था पहले यूक्रेन का, उसको एनेक्स करता है रशिया. उसके बाद से 2014 में सारे जितने भी कंट्रीज हैं रशिया को भाग लेते हैं G8 से, और फिर वो क्या बनता है आपका, वो बनता है आपका G7. ओके, अब कंट्री कौन सी आती है यहाँ पे आपकी, तो देखिए वो है आपकी यूएसए, यूके, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड योर इटली. ओके, 1 2 3 4 5 6 7, जी हाँ, ये आपके हो गए हैं 7 कंट्रीज. ठीक है ना, और ये जो ग्रुप था ये आपका बना था इन 1975 में. ठीक है ना, बट अगेन इसका कोई भी ना, ये एक हम कहें तो इसे प्रॉपर फ्रेमवर्क नहीं है, यानी इसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, कोई इनका कोई बॉडी स्ट्रक्चर नहीं है. ये क्या है, इट्स अ काइंड ऑफ, इसे हम कहते हैं इनफॉर्मल ग्रुप. इट इज एन इनफॉर्मल ग्रुप. ठीक है ना, 1975 में जो आपके मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने बनाया था इसको मिलके, जिसमें आते हैं आपके ये 7 देश है, यूएस, यूके, जापान, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली. ठीक है ना, काइंड ऑफ मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशंस जिसे हम कहते हैं उस टाइम पर आपके. ओके, रशिया भी सब पार्ट था, लेकिन 2014 में उसको कर दिया इस ग्रुप से बाहर. और जी हाँ, G7 काफी एक स्ट्रॉन्ग नेशंस है, लेकिन अगेन इनके जो डिसीजन होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं, बिकॉज ये कैसे आपका एक इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसका कोई भी हेडक्वार्टर नहीं आता है आपका. ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे हमारे के 10 क्वेश्चन. आई होप जो हमारी अभ्यास सीरीज आपको पसंद आ रही होगी, तो इसको वैसे कंटिन्यू करेंगे आगे भी. टिल देन थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू.